नमस्कार। किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकी तिवारी। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं रानी नागफनी की कहानी की 12वीं कड़ी। होना भेंट भैया साहब से और लगना पता जीव का। नगर में भैया साहब का मकान खोजने में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि आधी सड़कें उनके बंगले तक जाती थीं और आधी मुख्य मात के बंगले। बड़ा विशाल बंगला था। बंगले के गैरेज में 2 कारें रखी थीं और एक जीप, जिसमें लाउड स्पीकर लगा था। कई नौकर यहां वहां आ जा रहे थे। बंगले के सामने के हिस्से में भैया साहब की बैठक थी। बैठक में भैया साहब नहीं थे। उनका निजी सचिव एक पत्रकार को समाचार लिखा रहा था। कुमार और मुफतलाल ने दरवाजे पर पहुंचकर उसे नमस्कार किया। सचिव ने मुस्कुराकर नमस्कार का उत्तर दिया और बड़े आदर से कहा, तशरीफ लाइए, बैठिए। वे बैठ गए। सचिव ने पत्रकार की ओर संकेत करके कहा, मैं जरा इनसे निपट लूं, फिर आपकी बात। पत्रकार परेशान नजर आ रहा था। उसने कहा, लेकिन आप जरा सोचिए तो, भैया साहब को सवेरे 2 छींकें आईं। यह समाचार कैसे छपेगा? आखिर समाचार में कुछ महत्व तो। सचिव ने उसे वही डांटा, क्या कहते हो, महत्व नहीं है? बड़े आदमी की छींक का कोई महत्व नहीं? जरा अकल से काम लो। पत्रकार में कल्पना शक्ति बहुत जरूरी है। 2 छींकों का समाचार देकर आगे लिख सकते हो। पाठकों को स्मरण होगा कि जब बुद्ध ने गृह त्याग किया था, तब उन्हें भी इसी तरह की 2 छींकें आई थीं। समझे? पत्रकार फिर कुछ कहने वाला था कि सचिव ने उसे डांटा, देखो, इस बात को मत भूला करो कि तुम्हारे अखबार के आधे विज्ञापन भैया साहब के दिलाए हुए हैं। और यह भी याद रखना, तुम्हारे लिए फायदेमंद है कि मैनेजर से कह देने पर तुम्हारी नौकरी इसी क्षण समाप्त हो सकती है। पत्रकार का सिर अब लटक गया। वो गो मुद्रा में आ गया। सचिव ने एक लिफाफे में से एक फोटोग्राफ निकालकर पत्रकार को दिया और कहा, लो, ये उस प्रसंग की तस्वीर है। इसके नीचे छापना, भैया साहब छींकते हुए। पत्रकार ने गर्दन हिलाई और फोटो लेकर बस्ते में रख ली। सचिव ने जेब में से एक नोटबुक निकालकर देखते हुए कहा, तुमसे 1-2 बातें और करनी है। नोटबुक के पन्ने उलटते हुए वो एक जगह रुका और पढ़कर बोला, हाँ, देखो जी, तुम भैया साहब का बंगला क्यों लिखते हो? तुम जानते हो इसे भैया साहब झोपड़ी कहते हैं। जन सेवक का बंगला नहीं होता, झोपड़ी होती है। आगे ऐसी भूल मत करना। पत्रकार ने फिर बड़ी तत्परता से गर्दन हिलाई। अस्तभान ने मुफतलाल के कान में कहा, अगर इस पत्रकार के गले में एक घंटी होती तो बज उठती, और यदि ये मुंह में घास के 4 तिनके रख ले तो बछड़े रंभाने लगे। इसी समय सचिव पत्रकार से कहने लगा, पिछले महीने भैया साहब की शीर्षासन करते हुए जो तस्वीर दी थी, वो तुमने क्यों नहीं छापी? पत्रकार ने हकलाते हुए कहा, वो बात ये थी कि बात ये है कि उसमें भैया साहब की धोती थोड़ी उलट गई है। सचिव ने तपाक से कहा, इसका निर्णय करने वाले तुम कौन? तुम्हें दी गई थी तो छापना तुम्हारा कर्तव्य था। तुम लोग जरा भी विचार नहीं करते। खजुराहो की मूर्तियों के चित्र तुम बड़े शौक से छापते हो, मगर भैया साहब जैसे नेता की धोती जरा सी। पत्रकार ने परेशान होकर कह दिया, आगे ख्याल रखूंगा। सचिव ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ। पत्रकार अपने टुकड़े बटोर कर उठा और दरवाजे से बाहर हो गया। सचिव ने मुस्कुराहट भरा मुख आगंतुकों की ओर घुमाया। आपका परिचय? उसने पूछा। मुफतलाल ने कल्पित नाम और नगर बताए। कैसे कष्ट किया? सचिव ने प्रश्न किया। अस्तभान ने कहा, हमें भैया साहब से मिलना है। क्या सेवा है? सचिव का प्रश्न था। मुफतलाल ने उत्तर दिया, हम अपने नगर में एक बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। हम भैया साहब से प्रार्थना करने आए हैं कि उसका उद्घाटन वे करें। सचिव बहुत प्रसन्न हुआ, बोला, अवश्य अवश्य, भैया साहब को बड़ी प्रसन्नता होगी। वे जनता के बीच जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किस तारीख को है सम्मेलन? अस्तभान ने कहा, अगले महीने की 12 को। सचिव ने डायरी में लिख लिया।
यहां वहां की बातें करने के बाद सचिव ने एकाएक मुफतलाल के कंधे पर बड़ी आत्मीयता से हाथ रखा और कहा, समारोह के प्रबंध में कोई कठिनाई तो नहीं है? हो तो बताइए। हम कोई बाहर के नहीं हैं। कोई सामान तो नहीं चाहिए? हमारे पास झंडियां हमेशा तैयार रहती हैं, दरिया भी बहुत है। लाउड स्पीकर लगी जीप आपने बाहर देखी ही होगी। मानपत्र हम स्वयं छपवा कर लेते आएंगे। ऊपरी खर्चे के लिए 200-400 रुपए चाहिए तो भैया साहब दे सकते हैं। भैया साहब अधिक से अधिक सुविधा देते हैं और चाहते हैं कि समारोह अच्छे से अच्छा हो। दोनों को प्रभावित देखकर सचिव आगे कहने लगा, पिछले साल भैया साहब का जो अभिनंदन हुआ उसका सारा खर्च भी भैया साहब ने ही बर्दाश्त किया था। किसी पर कोई भार उन्होंने नहीं छोड़ा। अपनी सेवाओं का उल्लेख करते हुए परिपत्र भी स्वयं लिखा। अभिनंदन ग्रंथ की सारी तैयारी उन्होंने ही की। प्रमुख नगरों में समारोह करने के लिए उन्होंने कई लोगों को आर्थिक सहायता भी दी। इतना कहकर सचिव उदास हो गया। कहने लगा, मगर दुनिया में ईमानदारी रह तो रही नहीं गई। कुछ लोगों ने समारोह भी नहीं किया और पैसे भी नहीं लौटाए। भैया साहब सज्जन है, इसलिए चुप रहे। अगर चाहते तो क्या नालिश करके पैसे वसूल नहीं कर सकते थे? दोनों ने स्वीकारात्मक सिर हिलाया। वे भैया साहब की सज्जनता से बड़े प्रभावित हुए। सोचने लगे, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य का जीव मुख्य अमात्य क्यों चाहता है? अस्तभान ने कहा, भैया साहब के दर्शन करना चाहते हैं। सचिव ने घड़ी देखकर कहा, वे एक अनाथालय का उद्घाटन करने पहुंच ही रहे होंगे। मुझे भी वहां जाना है। आप मेरे साथ चल सकते हैं। वे दोनों सचिव के साथ मोटर में बैठ गए और थोड़ी देर बाद अनाथालय के प्रांगण में पहुंचे। वहां शामियाने लगे थे। एक और बड़ा ऊंचा मंच था। हजारों आदमियों के बैठने का प्रबंध था, पर वहां कुल 100-150 आदमी ही थे। मंच पर भैया साहब कार्यकर्ताओं से घिरे बैठे थे। अस्तभान और मुफतलाल मंच के सामने ही जाकर बैठ गए। समारोह प्रारंभ हुआ। अनाथालय के मंत्री ने सबका स्वागत किया और अपनी संस्था का परिचय दिया। इसके बाद अध्यक्ष ने भैया साहब का परिचय देकर उनसे उद्घाटन भाषण देने की प्रार्थना की। भैया साहब ने उद्घाटन भाषण देना आरंभ कर दिया। भाइयों और बहनों, हमें अपने देश का विकास करना है, निर्माण करना है। प्रश्न उठता है, निर्माण कैसे होगा? निर्माण अकेली सरकार से नहीं होगा। जनता के हर आदमी को परिश्रम करके निर्माण करना होगा। आज हमें जनसेवा की संस्थाओं की बड़ी आवश्यकता है। अनाथालय एक ऐसी ही संस्था है। इस अनाथालय का निर्माण करके आप लोगों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। ऐसी संस्थाएं बड़ी संख्या में खुलनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हम ऐसे प्रयत्न करें कि हर मोहल्ले में अनाथालय खुले, घर घर विधवा आश्रम हो। भाइयों, एक अनाथालय से देश का निर्माण नहीं होगा, 2 अनाथालयों से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। लाखों अनाथालयों की हमें आवश्यकता होगी। मैं देश के तरुणों का, नई पीढ़ी का आह्वान करता हूं, वे पूरी लगन से इस कार्य में जुट जावे। आज अनाथालय का महत्व कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता कि किसी भी देश की उन्नति अनाथालयों पर निर्भर है? इतिहास के पन्ने पलटकर देखिए, आप देखेंगे कि वही देश उन्नति के शिखर पर पहुंच सके जिन्होंने अनाथालय खोले। आप जानते हैं रोमन साम्राज्य कितना बड़ा और शक्तिशाली था? उसकी उन्नति का क्या रहस्य था? यही कि रोमन लोगों ने असंख्य अनाथालय खोले थे और वही महान रोमन साम्राज्य पतन के गर्त में गिर गया जब उसने अनाथालय खोलने की ओर कम ध्यान दिया। युद्ध में रोमन वीर मारे जाते थे और अनेक बालक अनाथालयों के अभाव में मारे मारे फिरते थे। यदि उनके अनाथालय पूर्ववत चलते रहते तो ये बालक उनमें रहकर पलते और आगे चलकर वीर बनते। हमारी योजना में अनाथालयों का विशेष स्थान होना चाहिए। मैं तो इसलिए कहता हूं और योजना आयोग से बार बार सिफारिश करता हूं कि नहरों, कारखानों और बांधों के निर्माण में कुछ कमी करके पहले देश में अनाथालय खोले जाने चाहिए। पहले हमें भविष्य के बच्चों की चिंता करनी चाहिए। भारत विश्व का गुरु रहा है। आज सारा संसार मार्गदर्शन के लिए भारत का मुंह देख रहा है। हमारी संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है और महान है। पूछा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति कोई खाने की चीज नहीं है।
पीने की चीज नहीं है। भारतीय संस्कृति संस्कृति है और भारतीय है। हमारी भारतीय संस्कृति में अनाथालयों का बड़ा महत्व है। अति प्राचीन काल से हमारे यहां अनाथालयों की प्रथा थी। ये अनाथालय ऐसे अच्छे होते थे कि इनमें राजाओं के लड़के भी जाकर रहते थे। राम ने जब सीता का परित्याग कर दिया तब उनके पुत्र लवकुश कहां रहे? वे वाल्मीकि के अनाथालय में पले और वहां उनकी ऐसी शिक्षा दीक्षा हुई, वे ऐसे वीर बने कि लक्ष्मण तक उनके सामने ठहर नहीं सके। ऐसी है हमारी गौरवमयी परंपरा। और आज उसी महान देश का यह हाल है कि नगर में मुश्किल से एक आध अनाथालय मिलता है। ऐसे देश का पतन ना होगा तो क्या होगा? पर भाइयों, निराश होने की बात नहीं। हर जाति के उत्थान और पतन के क्षण आते हैं। हमारी जाति आज जाग उठी है। सब क्षेत्रों में विकास हो रहा है। हम अनाथालयों के निर्माण को पूरी तरह प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आगामी पीढ़ियों का भविष्य इन्हीं से उज्जवल बन सकता है। आपने बड़ी सुंदर संस्था का निर्माण किया है। मुझे विश्वास है कि आप इसे इस प्रकार चलाएंगे कि हमारे बच्चे इसे देखें तो उनका मन भी यहां रहने को हो जाए। अनाथालय की सफलता की यही कसौटी है। दर्शक का मन स्वयं रहने के लिए ललायत हो उठे। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। मैंने एक दिन जब एक अच्छा विधवा आश्रम देखा तो मेरा मन वहां रहने का होने लगा। भाइयों, ये कार्य का अंत नहीं, आरंभ है। आपने राष्ट्र निर्माण की नींव डाली है। आगे आपको बहुत कुछ करना है। देश की आबादी जिस गति से बढ़ रही है उसे देखते हुए मुझे ये कहने में तनिक संकोच नहीं कि हमारा प्रमुख कार्य अनाथालयों का निर्माण होगा। आज इस महान पर्व पर मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और कामना करता हूं कि आपका ये कार्य सारे देश का निर्माण पथ आलोकित करे। मुझे अनाथालय का उद्घाटन करने के लिए बुलाकर आप लोगों ने मेरा जो सम्मान किया है उसके लिए मैं किन शब्दों में आपका आभार मानूं। बचपन से ही मैंने अनाथालय के प्रति एक आकर्षण अनुभव किया है। पिताजी मुझे हॉस्टल में रखना चाहते थे पर मैं अनाथालय में रहने लगा। पिताजी मुझे पकड़ लाए और घर में मेरी बड़ी पिटाई की। मेरे हृदय पर बड़ा आघात लगा। मैंने निश्चय किया कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं गर्व से किसी अनाथालय का उद्घाटन करूंगा। मेरे जीवन में यह स्वर्णिम दिवस आज उदित हुआ है। मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता, मेरा हृदय भर आया है। मैं इस शुभ घड़ी में इस अनाथालय का उद्घाटन करता हूं। इस तरह भैया साहब बड़ी देर तक सार गर्भित भाषण करते रहे। जनता बीच बीच में ताली बजाती जाती थी। समारोह समाप्त होने पर भैया साहब मोटर में बैठकर बंगले पर चले गए। उनके पीछे सचिव के साथ अस्तभान और मुफतलाल भी गए। बंगले पर पहुंचकर सचिव ने भैया साहब से उन दोनों का परिचय कराया और उनके आने का उद्देश्य बतलाया। अस्तभान ने प्रशंसा के स्वर में कहा, आपका भाषण सुनकर हम लोग मुग्ध हो गए। आप कितना सारगर्भित भाषण देते हैं, कितना उत्साह है आपके शब्दों में। भैया साहब ने सकुचाकर प्रशंसा को ग्रहण किया। मुफतलाल ने कहा, भैया साहब, विधानमंडल में आपका रोल बड़ा स्वतंत्र रहता है। जिस दल की सरकार है उसके आप सदस्य हैं, पर आप सरकार के भी निर्णय की आलोचना करते हैं। भैया साहब ने कहा, भाई मैं तो विरोध में हूं और तब तक विरोध करूंगा जब तक मैं मुख्य अमात्य नहीं हो जाता। मैं विधानमंडल में डटकर विरोध करता हूं, सरकार के सब कार्यों को गलत बतलाता हूं, पर जब मतदान का मौका आता है तब मैं वोट सरकार को ही देता हूं। यानी जिन चीजों को आप गलत समझते हैं उन्हें समर्थन दे देते हैं। मुफतलाल के मुंह से निकल गया। भैया साहब एक क्षण को सहम गए, फिर बोले, प्रजातंत्र का यही मतलब है, यही संसदीय प्रजातंत्र का सिद्धांत है। अस्तभान ने काम की बात जानने के लिए कहा, पर आप इतने निर्भय कैसे रह लेते हैं? आप सबको गाली देते हैं, मुख्य अमात्य तक आपसे परेशान रहते हैं, पर आप तनिक भी नहीं डरते। आप अकेले घूमते हैं, एक अंगरक्षक तक नहीं रखते। भैया साहब हंसे, बोले, यही तो रहस्य है। बात यह है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अपना जीव अपने पास रखता ही नहीं हूं। मुफतलाल ने कहा, घोर आश्चर्य की बात है, ऐसा तो कभी नहीं सुना। भला अपना जीव भी कोई बाहर रखता है? भैया साहब ने कहा, हर एक के वश की बात नहीं है। अस्तभान ने सहज ही पूछा, भला ऐसी कौन सी जगह जीव रखते होंगे? भैया साहब ने घूर कर उसे देखा और कहा, कोई जासूस मालूम होते हो? क्यों जानना चाहते हो? यही भेद बता दूंगा तो मेरी अजीयता समाप्त नहीं हो जाएगी। अस्तभान अपनी जल्दबाजी पर
पछताया। वो समझ गया कि इससे भेद मालूम नहीं हो सकता। उसने भैया साहब से अपने कल्पित सम्मेलन का कार्यक्रम तय किया और मुफतलाल को लेकर बंगले से बाहर आ गया। बाहर निकलकर मुफतलाल ने कहा, बड़ी बंधी मुट्ठी है इसकी। अस्तवान ने कहा, हाँ, अब तो एक ही तरीका और है। नगर के लोगों से बातचीत में कुछ संकेत प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। वे दिन भर नगर में विभिन्न लोगों से बातचीत करते रहे। कॉफी हाउस और चाय घर में बैठे, शराब खाने में मतवालों से बात करते रहे, चौराहों पर लोगों से पूछा, पर कुछ पता नहीं चला। शाम होते होते वे बहुत थक गए। दिन भर का परिश्रम और निराशा, उनकी बड़ी खराब हालत थी। वे वापस लौटे। अंधेरी रात थी और रास्ता खराब था। नगर से 3-4 मील ही चले होंगे कि अस्तवान गिर पड़ा। मुफतलाल ने उसे नाले का पानी पिलाया। वो बड़ी मुश्किल से उठा और बोला, अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। मुफतलाल ने समझाया, मन को छोटा मत करो, प्रेम के मार्ग में ऐसी बाधाएं तो आती ही रहती हैं। अंत में आप अवश्य सफल होंगे। अब हम यहीं इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। आम के उस वृक्ष के नीचे उन दोनों ने गमछे बिछाए और लेट गए। मुफतलाल तो थोड़ी देर में सो गया, पर अस्तवान को नींद कहां। वो आंखें बंद किए पड़ा रहा। आधी रात के लगभग वृक्ष पर बैठे कबूतर के एक जोड़े में बातचीत होने लगी। कबूतर ने कहा, तू बड़ी लापरवाह है, दिन भर न जाने कहां घूमती रही। तू तो बच्चों को ऐसे छोड़ देती है जैसे उस भैया साहब ने अपने जीव को छोड़ रखा है। अस्तवान कान खोलकर सुनने लगा। कबूतरी ने कहा, भैया साहब अपना जीव कहां छोड़ते हैं। कबूतर ने कहा, तुझे नहीं मालूम, सचिवालय में मुख्य अमात्य की जो कुर्सी है उसमें एक बड़ा दीमक रहता है। उसी दीमक में भैया साहब का जीव है। वो दीमक कुर्सी काटता रहता है। कबूतरी अचंभे में आ गई, कहने लगी, बड़ी अजीब बात है, उनके इतने दुश्मन हैं, कोई दीमक को मसल कर उन्हें मार क्यों नहीं डालता। कबूतर ने कहा, किसी को नहीं मालूम है, और मालूम भी हो जाए तो वहां पहुंचना बहुत कठिन है। दिन को तो वहां चपरासी और संतरी रहते हैं, और रात को वहां भूत नाचते हैं जो अमात्य बने बिना मर गए या जो चुनाव में हारे गए। वे सब भूत बनकर विधानसभा और सचिवालय में मंडराते हैं। कबूतरी ने कहा, तब तो वहां कोई नहीं जा सकता। कबूतर ने कहा, जा सकता है, पर इसके लिए मंत्र जानना चाहिए। मंत्रों से वे भूत शांत हो जाते हैं। कबूतरी की जिज्ञासा बढ़ी। उसने पूछा, कौन सा मंत्र, तुम्हें मालूम है। कबूतर अपना ज्ञान बताने का लोभ संवरण नहीं कर सका। उसने कहा, हाँ, मालूम क्यों नहीं। वहां जाकर आदमी ये मंत्र जोर जोर से चिल्लाकर जपे तो भूत शांत हो जाते हैं। लाल पेटी में वोट दो, मुर्गा छाप पेटी में वोट दो, हाथी छाप पेटी में वोट दो, बैल छाप पेटी में वोट दो, अमात्य जंगल विभाग। इसी तरह के मंत्र को सुनकर वे सभी भूत तृप्त होकर गायब हो जाते हैं। कबूतर कबूतरी की बात समाप्त हुई। अस्तवान उठ बैठा। मुफतलाल को झकझोरा। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या बात है, उसने कहा। अस्तवान खुशी के मारे मुश्किल से बोल सका, किला फतेह हो गया। भैया साहब के जीव का पता लग गया। उसे पकड़ने की विधि भी मालूम हो गई। मुफतलाल अब पूरा जाग गया था। उसने पूछा, कहां रहता है भैया साहब का जीव। अस्तवान ने कहा, मुख्य अमात्य की कुर्सी में दीमक के रूप में। कैसे मालूम हुआ। आश्चर्यचकित मुफतलाल ने पूछा। अस्तवान ने उसे कबूतर कबूतरी की बातचीत का विवरण दिया। फिर कहा, अब घर लौटने की जरूरत नहीं, वापस राजधानी चलो। आज रात को भैया साहब का जीव पकड़ना है। वे उसी समय वापस लौटे। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम अपने अगले एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।